नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में महिला कर्मचारियों को मिलेगा 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, जानिए पूरी खबर। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में सरकारी सेवाओं में कार्यरत हजारों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रही महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राहत भरा फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने मृत शिशु को जन्म देने या फिर जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को खो देने वाली महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है। वह सरकार के इस निर्णय से वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं वो प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। वह सरकार के इस निर्णय ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वह विशेष मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही लागू शर्तों पर मिलेगा। यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है। हिमाचल में जितने पटवार सर्कल में भूमि उतनी जगह करानी होगी जमीन की ई-केवाईसी, जाने क्यों है जरूरी। हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग ने सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने और भविष्य में किसी तरह के भूमि विवादों से बचने के लिए जमीन की ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत भूमि मालिकों के आधार नंबर को जमीन से लिंक किया जा रहा है। वह पिछले कुछ महीनों से हिमाचल के सभी जिलों में यह कार्य चल रहा है, लेकिन भूमि मालिकों को इस बात की जानकारी होना जरूरी है। वह प्रदेश भर में जितने पटवार सर्कलों के तहत उनकी जमीन पड़ती है, भूमि मालिक को सभी जगहों पर जमीन की ई-केवाईसी करानी जरूरी है। वह तभी उसकी जमीन का पूरा रिकॉर्ड अपडेट होगा। वह प्रदेश के बहुत से भूमि मालिकों को इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए कई भूमि मालिकों ने एक ही पटवार सर्कल के तहत अपनी जमीन की ई-केवाईसी की है। ऐसे में इन भूमि मालिकों को प्रदेश भर में जिले के किसी भी पटवार सर्कल के तहत पड़ने वाली जमीन की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। हिमाचल में अब संस्कृत टीचर बनने के लिए बीएड जरूरी, जाने नए नियम। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत टीचर बनने के लिए नए नियम तय किए गए। वह प्रदेश में अगर संस्कृत टीचर बनना है तो इसके लिए अब बीएड का होना अनिवार्य किया गया है। वह जिसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी संस्कृत के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी कर दिए। वहीं अब संस्कृत विषय के साथ बीए और एमए करने वाले युवाओं को भी शास्त्रीय शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अगर शास्त्री में 50% अंक नहीं है तो इसके लिए एमए के अंकों के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। यह शर्त केवल 2011 के बाद बीएड में दाखिल लेने वालों के लिए लागू होगी। वह इसके पहले बीएड करने वालों को न्यूनतम अंकों की शर्त में भी छूट दे दी गई है। वह पहले यह नियुक्ति अनुबंध आधार पर की जाएगी, जिसमें शिक्षकों को 21,360 रुपये का वेतन मिलेगा। बता दें कि टीजीटी संस्कृत के पदों पर लोकसभा या चयन आयोग के जरिए सीधी भर्तियां होगी। वह बैच वाइज भर्तियों के लिए डिग्री प्राप्त करने की वरिष्ठता के आधार पर अलग से मेरिट बनाई जाएगी। पोस्ट कोड 980 का नतीजा जल्द होगा घोषित, दस्तावेज जमा कराने के लिए 7 दिन का समय। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह पोस्ट कोड के तहत जिन अभ्यर्थियों की ओर से कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने की वजह से दस्तावेज मुहैया नहीं करवाए जा सके थे, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर दस्तावेज उपलब्ध करवाने का समय दिया गया है। राजस्व कर्मियों की मांग खारिज, हर हाल में लागू होगा राज्य कैडर, मंत्री बोले हित में फैसला। राजस्व कर्मियों पर अनिवार्य रूप से राज्य कैडर लागू होगा। वह प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2 टूक कहा कि प्रदेश के लोगों और राजस्व कर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर ही राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले हम तो यमुना का पानी दे देंगे पर पंजाब को पहल करनी चाहिए। जी हां, पूर्व सांसद और भाजपा के दिवंगत नेता किशन कपूर के घर शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विशेष चौपर से धर्मशाला पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान करीब आधा घंटा दिवंगत किशन कपूर के परिजनों के साथ बिताया और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब भवन में रोके गए उनके काफिले पर कहा कि वहां सुरक्षा कारणों से कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उनका काफिला वहां रोका गया, लेकिन तुरंत समस्या का समाधान भी हो गया। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही, जिससे भविष्य में कभी किसी को दिक्कत न आए। किन्नौर और लाहौल में स्थापित होंगे डॉपलर वेदर रडार स्टेशन, होम रेडियो का मिलेगा प्रशिक्षण। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कर्मचारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपदा के दौरान संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हैम रेडियो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि आपदा के दौरान हैम रेडियो से स्थानीय स्तर पर संचार नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 88 कर्मचारी को हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद
कर्मचारियों के कौशल ज्ञान को परखने के लिए परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अग्निशमन व SDRF के कर्मचारी को भी हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 12 बहुतकनीकी संस्थानों को आपदा के दौरान हाउसिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है। रोहित ठाकुर बोले, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगा हिमाचल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। वह सरकार शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और यूनेस्को के साथ शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री शुक्रवार को शिमला में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमेशा से इस पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजना में जरूरतमंदों की मंदिर ट्रस्ट भी करेंगे मदद, कई जगह बैठकें शुरू। मुख्यमंत्री सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजना में जरूरतमंदों की मदद सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों के ट्रस्ट भी करेंगे। वे भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिर कमेटियों से जरूरतमंद बच्चों की मदद का आग्रह किया। मैं करोड़ों रुपये की आय वाले प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों की जिला प्रशासन देखरेख करता है। मैं सरकार की अपील पर उपायुक्तों ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी किए हैं। वे प्रदेश के कई मंदिरों ने पत्र प्राप्त होने के बाद बैठकें करना शुरू कर दिया। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने बताया कि सरकार ने सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजना में मदद करने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर आखिरी फैसला छोड़ा है। एक्शन मोड में सुक्खू सरकार 3 जिलों में खुलेंगे STF के थाने, NDPS के मामले देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा समेत अन्य नशा पहुंचा रहे माफिया की कमर तोड़ने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। में NDPS से संबंधित मामलों की जांच के लिए प्रदेश के 3 जिलों में अलग से STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स से थाने होंगे। में गृह विभाग ने नियम तैयार करने के बाद फाइल विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेज दी है। बहुत हो गया, आश्वासन नहीं चाहिए जनाब, रेगुलर कर दो। SMC अध्यापकों की सुक्खू सरकार को 2 टूक। हिमाचल प्रदेश में SMC अध्यापक आर पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये सभी अध्यापक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी SMC अध्यापक शिमला के चौड़ा मैदान में ही दिन रात हड़ताल पर बैठे थे। उस समय शिक्षा मंत्री ने खुद धरना स्थल पर आकर मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बता दें कि अब इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद SMC अध्यापकों की वही मांग लंबित है। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब ये अध्यापक आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। विधानसभा सत्र में नशा निरोधक अधिनियम पेश करेगी सरकार। नशीली दवाओं की गतिविधियों में शामिल 2515 व्यक्तियों को भी किया गिरफ्तार। हिमाचल में सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। वह प्रदेश में नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर सरकार ने पुलिस प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वह प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जारी प्रेस बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सख्त कानून लागू कर समन्वित कार्रवाई और जन सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से मादक पदार्थों के नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। में अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी कि NDPS एक्ट और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि PIT NDPS अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। 24 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंडी दौरा। IIT मंडी की स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 फरवरी को IIT मंडी आ रहे हैं। में IIT प्रबंधन ने प्रेस रिलीज जारी कर राजनाथ सिंह के आने की जानकारी साझा की है। बता दें कि 24 फरवरी को IIT मंडी अपना 16वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रही है। इस समारोह में राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बता दें कि वर्ष 2009 में IIT मंडी का स्थापना हुई थी। यह स्थापना स्केलिंग द हाइट्स की भावना के साथ अनुसंधान, नवाचार और विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वह समारोह के दौरान राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास में तकनीकी नवाचार के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे।
हिमाचल में फिर शुरू होगा बारिश बर्फबारी का लंबा दौर, जानिए कब करवट बदलेगा मौसम। जब बीते दिन हिमाचल में बर्फबारी और बारिश हुई थी, वह बारिश बर्फबारी के बाद किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है। मैं आज भी राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बादल देखे जा सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के दौर शुरू होगा। वह 25 फरवरी की मध्य रात्रि से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग शिमला के मुताबिक 21, 22, 24 से 25 फरवरी को प्रदेश ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं 25 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इसका असर प्रदेश भर में दिखेगा। इसके कारण बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। वहीं 26, 27 और 28 फरवरी को मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होगी। इसके साथ ही मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाला पश्चिमी विक्षोभ के अधिक प्रभावशाली होने के कारण इसका असर समूचे प्रदेश में देखने को मिलेगा और 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होगी। हिमाचल स्कॉलरशिप स्कैम, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स को झटका, ईडी ने की 18 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। जी हां, ईडी ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कालाअंब जिला सिरमौर के संचालक की 18 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा की 3 जमीनें शामिल हैं, जो हिमाचल प्रदेश के नाहन जिला सिरमौर में स्थित है और हरियाणा के पंचकुला में स्थित 2 फ्लैट प्रीति बंसल और ऋचा बंसल के नाम पर पंजीकृत है, जो मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी है। 2 NH अटल टनल समेत 332 सड़कें बंद, चंबा के 480 गांव में पसरा अंधेरा, फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर वीरवार रात और शुक्रवार सुबह तक बर्फबारी का दौर जारी रहा। शुक्रवार को अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे और दोपहर को बूंदाबूंदी हुई। जनजातीय क्षेत्र लाहौल के साथ जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में वीरवार रात को जमकर बर्फबारी हुई है। प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 232 सड़कों पर आवाजाही बंद रही। लाहौल घाटी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। लाहौल स्पीति में बिजली के 245 ट्रांसफार्मर और 165 संपर्क सड़कें बंद है। डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, पीएम मोदी को सत्ता में आने से रोकने की विदेशी शक्तियों ने भी की कोशिश। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को USAID फंडिंग पर टिप्पणी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे की पुष्टि कर दी है कि विदेशी शक्तियां उन्हें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रही है। बिंदल ने कहा कि जब लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते तो कांग्रेस के लोग षड्यंत्र रचते हैं और चुनावों को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप का यह प्रयास शर्म की बात है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते रहे और आरोप लगाते रहे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, जो कि शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। जब सरकार का केंद्रीकृत एजेंडा जनहित और विकास होगा, जो समय और ऊर्जा बार बार चुनाव में लगाती है वो विकासात्मक कार्य में खर्च होगी। 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के बिल के 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सितंबर 2024 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के लिए 11 सुझाव दिए थे। कॉल मर्जिंग से ठगी का नया तरीका, लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट पर सचेत रहने की सलाह। जिन लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने के लिए सातिर अब कॉल मर्जिंग से ठगी कर रहे हैं। इस नए स्कैम में ठग किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देने अथवा नौकरी का झांसा देकर कॉल कर रहे हैं। इसमें ठगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनको मोबाइल नंबर व्यक्ति के दोस्त से मिला है। इसके बाद दोस्त की ओर से दूसरे नंबर से फोन कर रहा है और कॉल का मर्ज करें। यह फोन कॉल व्यक्ति के दोस्त का नहीं बल्कि OTP का होता है और स्कैमर कॉल पर OTP सुनकर बैंक खाते से पैसे निकाल हैं। इस नए स्कैम को लेकर ASP कांगड़ा हितेश लखनपाल ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों को सचेत किया है। उन्होंने कहा कि मिस्ड कॉल स्कैम के बाद कॉल मर्जिंग स्कैम सामने आया है। इसके माध्यम से ठग OTP हासिल कर बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। ऐसे स्कैम से बचने के लिए अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अज्ञात नंबर से फोन आते हैं और फोन मर्जिंग की बात करते हैं तो जल्दबाजी ऐसा न करें। ठग जिस दोस्त से भी मोबाइल नंबर लेने की बात कहते हैं उनसे पहले संपर्क कर बातों की सत्यता को जांचें।
प्रेमिका निशु ने घर बुलाकर कुदाल से वार कर की थी पंकज की हत्या, 2 महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार। जब पंचरुखी के सलियाना गांव के युवक पंकज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मैं एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि प्रेमिका निशु ने पंकज की हत्या की थी। वह पिछले 7-8 साल से पंकज के साथ रिलेशनशिप में थी। मैं 18 जनवरी को जब पति घर पर नहीं था तो निशु ने पंकज को बुलाया। मैं दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई। इसके बाद कमरे में रखे कुदाल से वार कर पंकज की हत्या कर दी। बता दें कि धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पंचरुखी के सलियाना के पंकज की मौत मामले की जांच के लिए 4 एसआईटी गठित की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि पंकज और विवाहिता निशु पिछले 7-8 साल से रिलेशनशिप में थी। मैं 18 जनवरी को निशु का पति घर पर नहीं था। मैं निशु ने पंकज को घर बुलाया। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी हो गई। हिमखंड में दबने से विदेशी पर्यटक की मौत, कोठी में हुई घटना, पुलिस ने मनाली पहुंचाया शव। जब पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत कोठी इलाके में हिमखंड में दबने से विदेशी पर्यटक की मौत हो गई। वह पुलिस ने शव को मनाली पहुंचा दिया। मामले की जांच की जा रही है। मैं जानकारी के अनुसार रूस का पर्यटक डेनियल बार्बर अपने एक साथी मक्सिम व अन्यों के साथ स्कीइंग करने के लिए कोठी की तरफ गया था। मैं स्थानीय स्कीयर भी साथ में थे। मैं कोठी में स्कीइंग करते हुए अचानक हिमखंड गिर गया और वह उसमें दब गया। हालांकि हिमखंड बहुत छोटा था, लेकिन मुंह के हिस्से में बर्फ गिर गई। मैं आशंका है कि इस वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। मैं घटना के कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया गया। उसे मिशन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों का वित्तीय संकट खत्म, 385 करोड़ जारी, 3 महीने बाद मिली बड़ी राहत। हिमाचल में ठेकेदारों पर छाए वित्तीय संकट को राज्य सरकार ने दूर कर दिया। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को 385 करोड़ रुपए का भुगतान जारी हुआ है। इस भुगतान से पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के फंसे पुराने भुगतान के होने की संभावना है। करीब 3 महीने बाद हुए भुगतान से ठेकेदारों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों को भुगतान जारी होने की जानकारी साझा की है और उन्होंने सभी ठेकेदारों को 385 करोड़ रुपए से पुराना रकम चुकाने की बात कही है। हिमाचल सरकार का लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव, जानिए क्या है खास। हिमाचल में अब बेटी के नाम जमीन की अतिरिक्त यूनिट रखी जा सकेगी। यानी हर परिवार 150 बीघा से अधिक बेटी के नाम पर और 150 बीघा रख सकेगा। हिमाचल सरकार ने इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया है। यह संशोधन हिमाचल में प्रभावी हो गया। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने वर्ष 2023 में लैंड सीलिंग एक्ट में यह बदलाव करने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित किया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया था। राष्ट्रपति ने भी इसे पब्लिक इंटरेस्ट में मानते हुए मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 3, 4 और 5 में बदलाव किया गया। हालांकि यह कानून पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, लेकिन 11 फरवरी 2025 के बाद हिमाचल में रहने वाला कोई भी परिवार बेटी के नाम पर भी अतिरिक्त 150 बीघा जमीन खरीद सकेगा। जलवायु परिवर्तन पर बनेगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव बोले अध्ययन करवाने वाला देश का पहला राज्य होगा हिमाचल। जब मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने के लिए विषयगत कार्य समूह की ओरिएंटेशन कार्यशाला की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रकार का अध्ययन करवाने वाला देश का पहला राज्य होगा। प्रबोध सक्सेना ने कहा कि विषयगत कार्य समूह अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और संबंधित क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गहन जानकारी रखते हैं। उन्होंने समावेशी क्षेत्रीय अध्ययन और सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केवल रिपोर्ट तैयार करना ही नहीं, बल्कि मौजूदा जलवायु डेटा, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तथा स्थानीय जानकारी का उपयोग करना है, ताकि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सही आकलन किया जा सके। कबाड़ में बेचा जल शक्ति का सामान, सुन्नी में तांबे की तारें, तांबे के बस बार चुराने का आरोप। जहां सुन्नी उपमंडल में जल शक्ति विभाग के 2 सेक्शन में चोरियों का अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जल शक्ति विभाग के 2 सेक्शन में चोरियों को अंजाम दिया था। जल शक्ति के सुन्नी और ओगली पंप हाउस में तांबे की तारें, तांबे के बस बार और स्टार्टर में लगी तांबे की फिंगर को चुरा लिया है। इस बारे में सुन्नी थाना में 2 केस दर्ज किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने तांबे का सामान चुराने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह सुन्नी के साथ बंगला कॉलोनी के रहने वाले थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी कबाड़ का काम करते थे। इन्होंने यहां से सामान चुराकर धर्मपुर में कबाड़ में बेच दिया था।
चक्का जाम के साथ छोड़ देंगे काम, हिमाचल में 6 मार्च से आंदोलन। हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवरों एवं कंडक्टरों ने निगम प्रबंधन को बड़ी धमकी दे डाली है। वह काफी समय से आश्वासनों पर इंतजार कर रहे इन ड्राइवरों एवं कंडक्टरों ने कहा है कि 6 मार्च से पहले उनकी वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं होता है तो वह लोग इसके बाद संघर्ष पर उतर आएंगे। वे 6 मार्च के बाद यह चक्का जाम करेंगे और काम भी छोड़ देंगे। इनका कहना है कि उन्हें HRTC प्रबंधन ने 15 मार्च तक नाइट ओवर टाइम जारी कर दिए जाने की बात कही थी, जिसका 130 करोड़ रुपये बनता है, जिसमें से कुछ राशि दिए जाने की बात कही गई थी, परंतु अब तक यह अवधि भी गुजर चुकी है। ऐसे में अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। 27 डिनोटिफाई किए गए स्कूलों में से मिलेंगे 50 शिक्षक, अन्य स्कूलों में मिलेगी तैनाती। जब प्रदेश के कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह सरकार ने अभी 27 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है। अब ऐसे कई अन्य स्कूलों को भी डिनोटिफाई किया जा सकता है। बता दें कि इस दौरान कांगड़ा, हमीरपुर व शिमला के स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया। वह जानकारी के अनुसार डिनोटिफाई किए गए 27 स्कूलों से 50 से ज्यादा शिक्षकों को अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा जहां छात्र संख्या ज्यादा है और शिक्षक कम है। मैं इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है। मैं जानकारी के अनुसार विंटर वेकेशन स्कूलों में 10 से ज्यादा और ऐसे स्कूल हैं जहां पर 5 या इससे भी कम छात्र हैं। इन स्कूलों को भी मर्ज करने पर चर्चा चल रही है। हालांकि इन स्कूलों को बंद करने में दिक्कत यह आ रही है कि दूसरा स्कूल 5 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में विभाग ने यह मामला सरकार को भेजा है। कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों व स्कूलों को बंद करने का मामला कैबिनेट में जाएगा। शिक्षा विभाग 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों व 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 25 से कम छात्र संख्या वाले 100 स्कूलों को डिनोटिफाई करने का मामला कैबिनेट को भेजेगा। वह शुक्रवार को मामले पर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उक्त फैसला लिया गया कि इसके अलावा 11वीं 12वीं के सिंगल डिजिट वाले स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। बैठक में शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए कि छात्र रेशों के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की जाए ताकि अगले महीने जहां सरप्लस या डेपुटेशन पर शिक्षक है उन्हें वहां से शिफ्ट कर दूसरे स्कूलों में भेजा जा सके। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से बैच वाइज व कमीशन के तहत जिन अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दी गई है उन्हें स्टेशन अलॉट कर ज्वाइंट देने को कहा जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि DPE के 100 पदों को सृजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द 2800 पदों पर JBT TGT की कमीशन भर्ती की जाएगी। वह बैठक में शिक्षक तबादलों से बैन हटाने पर भी चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि जल्द तबादलों से बैन हटाया जाएगा और जरूरत के आधार पर ही शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से पार्वती नदी में बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहां हिमाचल के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं यानी तेजी से पिघल रहे हैं उसे जहां पार्वती नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। वहीं ग्लेशियर झील वासुकी व सांगला का आकार भी बढ़ा है जो चिंता का विषय है। वर्ष 2017 की अपेक्षा वर्ष 2024 में वासुकी का क्षेत्रफल 3.2 व सांगला का क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर बढ़ा है। यह खुलासा ग्लेशियर झीलों वासुकी सांगला के बेथीमिट्री सर्वे और सामरिक महत्व की सड़कों पर भूस्खलन के जोखिम का आकलन पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट में हुआ है, जिसे शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किया। बेथीमिट्री सर्वे रिपोर्ट कुल्लू जिले के शोषण में 4500 मीटर ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर झील वासुकी और किन्नौर जिले के सांगला में 4710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर झील सांगला की प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने गहन अध्ययन के बाद तैयार की है। इन जोखिमपूर्ण ग्लेशियर झीलों के लिए बेथीमेट्री सर्वे किया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों झीलें बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है। 1243 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी, जाने कब होगी सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की मुख्य परीक्षा। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की मुख्य परीक्षा 7 से 9 मार्च तक आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इस परीक्षा का शेड्यूल फाइनल कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 7 मार्च को सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, 8 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, जबकि 9 मार्च को हिंदी यानी कि कन्वेंशन का पेपर होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।